बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़र में दख्त जवान साल लड़की थी और बहुत हसीन थी। शाहसवार और तेगजन थी और अमूर सुल्तनत को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। उसमें कुछ ऐसे ही जौहर देखकर उसे फारस के तख्त पर बिठाया गया था, लेकिन उसने कुछ और ही जौहर दिखाने शुरू कर दिए। मलका फारस बनने से पहले वो शहजादी थी। शहजादों और शहजादियों को हर गुनाह की खुली छुट्टी होती थी, लेकिन मलका बनकर उस शहजादी पर पूरी सुल्तनत की जिम्मेदारी आन पड़ी। सुल्तनत की हालत ये थी कि इराक का बेशतर हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आ गया था और मुसलमान उस ताकतवर सुल्तनत को रोनते चले आ रहे थे। इस सूरत हाल में फारस का तख्त फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिछौना बन गया था। वहां सियाद खश नाम का एक जवान आदमी था जो शाही खानदान के दूर पार के रिश्तेदारों में से था। महल की दुनिया के बासी जानते थे कि आज़र में दख्त सियाद खश में जो दिलचस्पी लेती है वो आम किस्म की दिलचस्पी नहीं। उन्हें महल के बाहर जंगल में भी इकट्ठे देखा गया था, लेकिन किसी ने कभी एतराज नहीं किया था। शहजादी शिकार खेलने जाया करती थी तो सियाद खश बज़ाहिर इत्तफाक से उधर जा निकलता था। ये शहजादी तख्त पर बैठी तो उसने अपने आप को स्याह व सफ़ेद का मालिक समझ लिया। उसने पहला काम यह किया कि सियाद खश को बेशुमार जागीर अता कर दी और उसे हुकूमत में एक ऊंचा रुतबा दे दिया। फिर उसने सियाद खश के खानदान पर नवाजशात का मी बरसा दिया। उधर मुसलमान बड़े चले आ रहे थे, इधर आज़र में दख्त सियाद खश के साथ इश्क व मोहब्बत का खेल खेल रही थी। वो जवानी के जज्बात से सरशार ज़ियाफ़तों और शिकार की रसिया होती चली गई। सियाद खश को उसने इतना ऊंचा रुतबा दे दिया था कि वह उल्टे पुल्टे हुक्म जारी करने लगा। एक रात मलका आलिया अकेली बाहर निकल गई। उसके मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने वजीर के घर जाकर उसे बताया कि वह मलका आलिया की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अकेली बाहर चली गई है। वजीर घर से निकला, उसने शाही खानदान के 2-3 आदमियों को साथ लिया और उस तरफ चला गया जिस तरफ मलका आलिया गई थी। महल के करीब ही एक बड़ी खूबसूरत हरी भरी जगह थी। घास महमल जैसी मुलायम थी, चांदनी बड़ी शफाफ थी। थोड़ी ही दूर से उसे नुसवानी कह कहे सुनाई देने लगे। वजीर और उसके साथी दबे पांव दरख्तों की ओट में आगे आ गए। उन्होंने मलका आलिया और सियाद खश को फहश हरकत करते देखा। उन सब ने आगे बढ़कर उन्हें घेरे में ले लिया। यह क्या बदतमीजी है, आज़र में दख्त ने उन सब को डांटते हुए कहा। तुम्हें मलका की तन्हाई में महल होने की जुर्रत कैसे हुई? इस वक्त से तुम मलका नहीं हो, शाही खानदान के एक फर्द ने कहा। उधर सुल्तनत हाथ से निकली जा रही है, इधर तुम बदकारी में मगन हो। वापस चलो, अगर मैं तुम्हारा हुक्म ना मानूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी तन्हाई के इस साथी सियाद खश को भी कैद खाने में डाल दिया जाएगा। वजीर ने कहा, खामोशी से तख्त से दस्तबरदार हो जाओ, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। सियाद खश वहां से खिसक गया और आज़र में दख्त उन सब के साथ चल पड़ी। अगले रोज उस खानदान के एक और फर्द शाहपुर को तख्त पर बिठा दिया गया। शाहपुर को पहले भी तख्त पर बिठाया जा सकता था, लेकिन वो आगे जाकर लड़ना चाहता था। अब आज़र में दख्त के रवैये को देखते हुए तख्त नशीनी कबूल कर ली। उसने पहला काम यह किया कि आपने एक मोतमद और दानिशमंद फराहजाद को वजीर बना दिया। आज़र में दख्त एक रोज शाहपुर ने आज़र में दख्त को बुलाकर हुक्म दिया, तुम्हारी शादी नए वजीर फराहजाद से की जा रही है। अगर तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जाती तो तुम सियाद खश जैसे आम से आदमी के साथ इश्क व मोहब्बत का यह शर्मनाक खेल ना खेलती। अब मैं तुम्हें आज़ाद नहीं रहने दूंगा। फराहजाद मेरी रियाया में से है, आज़र में दख्त ने कहा। वो मेरा मुलाजम है, मेरा गुलाम है। अच्छी तरह सुन ले शहजादी, शाहपुर ने कहा, तुम्हारी शादी फराहजाद से हो रही है। हुक्म अदोली की जरूरत तुम्हें बड़े भयानक अंजाम को पहुंचाएगी। 2-4 दिनों के बाद आज़र में दख्त को फराहजाद के साथ ब्याह दिया गया। फराहजाद कोई जवान आदमी नहीं था, उसकी उम्र 60 साल से कुछ कम थी और वो तारीख के एक मशहूर जर्नैल रुस्तम का बाप था। शादी की पहली रात फराहजाद उजलाए अरूसी में दाखिल हुआ और आज़र में दख्त की तरफ बढ़ा जो दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे करीब ना आना, आज़र में दख्त ने उसे कहा। जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। क्या अभी तक तुम अपने आप को मलका समझ रही हो? फराहजाद ने कहा। कम अकल लड़की, आज से तुम मेरी बीवी हो। फराहजाद आगे बढ़ ही रहा था कि कमरे के अंदर से ही सियाद खश जो कहीं छुपा हुआ था वो निकला। वो अकब से दबे पांव आया और फराहजाद को कमर से दबोच लिया, फिर उसे उठाकर पलंग पर फेंका। उसने और आज़र में दख्त ने फराहजाद को पीठ के बल करके एक तकिया उसके मुंह पर रखकर ऊपर से दबा लिया। फराहजाद बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था, सियाद खश अभी जवानी की उम्र में था। फराहजाद सांस रुकने से तड़पा और कुछ देर तड़प तड़प कर बेहिस हो गया। सियाद खश वहां से चला गया और आज़र में दख्त ने शाहपुर को इतला भिजवाई कि फराहजाद
उजला अरूसी में मर गया है। महल में हंगामा बपा हो गया। शाहपुर के पीछे तबीब दौड़े आए। उस दौर में इस किस्म की मौत का बायस मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। तबीबों ने कहा कि फराजाद हरकत कल्ब अचानक बंद होने से मरा है। उन्होंने उसकी वजह बुढ़ापा बताई। 2 ही दिनों बाद फारस का शहनशाह शाहपुर भी इसी तरह पुरस्रार मौत का शिकार हो गया और आदर बिदख्त ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। और उसने ये ऐलान भी किया कि तहत का कोई वारस सामने आए तो वो शाहपुर जैसे अंजाम को पहुंचेगा। तब ये शक उभरा कि शाहपुर को कत्ल किया गया था। आदर मिदख्त ने सियाद खश को वजीर से भी ऊंचा रुतबा दे दिया। उस हसीन और अय्यार औरत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में सियाद खश के खानदान को आला ओहदों, रुतबों और जागीरों से नवाजा था। उस खानदान के कुछ लोग फौज में आला ओहदों पर फायज थे। उन्होंने मदाइन में मुकीम फौज को अपने जेर असर कर लिया और फौज को सरसब्ज बाग दिखाकर सुल्तनत फारस की बजाय आदर मिदख्त और सियाद खश का वफादार बना दिया। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत था। चंद दिनों में मदाइन की फौज सिर्फ मदाइन की होकर रह गई। उसमें हजारहा ईसाइयों की जबरी भर्ती के जरिए इजाफा कर लिया गया। पुरान दख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्द शेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारस के शाही खानदान के दरमियान अख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफरकाबाजी ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी। क्योंकि वो नेक तीनत औरत थी और वह मफाद परस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहिक हो गया है और इधर आदर मिदख्त ने सुल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी ज़ाती हुकूमत बना ली है, तो वो आदर मिदख्त के पास गई। पुरान शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा जो वो खामोशी से सुनती रही। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? आदर मिदख्त ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या अब तुम फारस की मलका बनना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि इस तख्त ने कितनी जानें ले ली हैं? नहीं मलका फारस, कुरान ने कहा, सवाल तख्त का नहीं, अब तो सुल्तनत फारस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। तख्त पर आप ही बैठी रहें, लेकिन अहम अमूर के फैसले तजर्बाकार मुशीरों और उमरा को करने दें। मेरी बात गौर से सुन लो पुरान, आदर मिदख्त ने कहा। आज के बाद मेरे सामने ना आना। मैं मलका हूँ। सुल्तनत के भले बुरे को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पिंदो नसीहत से बाज आ जाओ। मैं पिंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, कुरान ने कहा, लेकिन सुल्तनत फारस को खतरे से बचाने के लिए न जाने क्या कर गुजरूंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की। और यह भी सोच लो कि फारस ही ना रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बिठाएंगे? मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते, आदर मिदख्त ने कहा, और कोई मुझे इस तहत से उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसे जुर्रतमंद लोग मौजूद हैं मलका, कुरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे एक बार तहत से उठाकर शाहपुर को बिठाया गया था, आदर मिदख्त ने कहा। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फराजाद की बीवी बना दिया गया था। फराजाद किसरा के खानदान का फर्द नहीं था, वो शाही खानदान का मुलाजम था। मैं उसे अपना गुलाम समझती थी। मैं अपने गुलाम की बीवी कैसे बन जाती? मैंने शादी की पहली ही रात उसको उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दिया। उस तख्ते ताउस पर जो कोई हाथ डालेगा वो उन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। कुरान को पहले ही शक था कि फराजाद हरकत कल्ब बंद होने से नहीं मरा बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अब आदर मिदख्त की बातों से यह शक यकीन में बदल गया। फारस का मशहूर मारूफ जर्नैल रुस्तम फराजाद का बेटा था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप की मौत हरकत कल्ब बंद होने से वाक़या हुई थी। वो उसको सच मानता रहा। वह उस वक़्त हिरासान की सरहद पर था। एक रोज़ मदाइन का एक घुड़सवार उसके पास सरहद पर पहुंचा और उसे पुरान का तहरीरी पैगाम दिया। उसमें पुरान ने मदाइन के हालात और आदर मिदख्त की फिरौनियत की तफसील लिखी और फिर लिखा, आपके वालिद फराजाद की मौत तिब्बी नहीं थी। मैंने महल के मुलाजमों से जो सुराग हासिल किया है वो ये है कि आपके वालिद को आदर मिदख्त और सियाद खश ने शादी की पहली रात उनका सांस रोक कर कत्ल किया था और शाहपुर को भी उन दोनों ने कत्ल किया था। आदर मिदख्त ने मुझे कहा है कि उसके तहत पर जो कोई भी हाथ डालेगा वह उन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। आप पर 2 फ़राइज़ आयद होते हैं, एक ये कि अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेना है और दूसरा फ़र्ज़ सुल्तनत फ़ारस की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं बता चुकी हूँ कि आदर मिदख्त और सियाद खश ने अपना लश्कर तैयार कर रखा है। जब भी आएँ अकेले ना आएँ, पूरी फ़ौज साथ लेकर आएँ। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
रुस्तम ने जब ये पैगाम पढ़ा तो बगोले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतहब किए और कहा, बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। खतरा जो अपने घर से उठता है वो बाहर के खतरे से ज्यादा तबाह कुन होता है। हुक्मरानी के हवसकार अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया करते हैं। हम अपने उन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारस की इतनी बड़ी शहनशाही के लिए खतरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ना होगा। रुस्तम उन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत ही तेज थी। किसी जरिए से आज़र में दख्त और सियाद खश को पता चल गया कि रुस्तम उनके खिलाफ फौज ला रहा है। आज़र में दख्त ने मदाइन की फौज के चंद दस्ते रुस्तम को रोकने के लिए मदाइन से कुछ दूर भेज दिए। रुस्तम तेजो तुंद आंधी की तरह आ रहा था। उसने अपने दस्तों से कहा कि मदाइन की फौज का एक भी आदमी वापस ना जाए। रुस्तम ने अपने दस्तों को पहले ही मुश्तइल कर रखा था। उन सवार दस्तों ने फैल कर मैदान की फौज को घेरे में ले लिया। रुस्तम नामवर और तजर्बाकार जर्नैल था। उसकी जारहाना की आदत ने आज़र में दख्त के दस्तों को बेबस कर दिया। मार्के में बहुत खून रेजी हुई। आहर रुस्तम की फौज ने आज़र में दख्त की फौज को काट कर ढेर कर दिया। फिर रुस्तम ने मदाइन को मुहासरे में ले लिया। मदाइन की फौज ने मुहासरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुहासरा करने वालों का कायद रुस्तम था। शहर के अंदर पुरान शहजादी मौजूद थी और आज़र में दख्त और सियाद खश के मुखालिफ उमरा भी मौजूद थे। उन्होंने कोई ऐसा खुफिया इंतजाम किया कि एक दरवाज़ा खोल दिया गया। रुस्तम के दस्तों के लिए यही काफ़ी था। सवार उस दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए और एक और दरवाज़ा खुल गया। शहर के अंदर लड़ाई शुरू हुई तो पुरान और उसके हामी उमरा घोड़ों पर सवार होकर शहर में भागने दौड़ने लगे। रुस्तम भी अंदर आ गया। ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आपस में ना लड़ो, तुम भाई भाई हो, एक दूसरे का खून ना बहाओ, उन्हें कत्ल करो जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तबाह हो जाओगे, अपनी बहनों को बेवा ना करो। इस तरह ऐलान कर करके इस खाना जंगी पर काबू पा लिया गया। आज़र में दख्त और सियाद खश को उस वक़्त पकड़ लिया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम ने तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करके आज़र में दख्त और सियाद खश को एक चबूतरे पर खड़ा किया और फौज के दोनों धड़ों को बताया कि इन दोनों ने किस तरह तख्तो ताज के लालच में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। रुस्तम ने सारी रोदात सुनाकर सियाद खश को आगे किया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा कि आज़र में दख्त की आंखें निकाल कर इसे शहर से निकाल दिया जाए। दो सिपाहियों ने आज़र में दख्त को मजबूती से पकड़ लिया और जल्लाद ने खंजर की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उसके बाद वो तारीख से हमेशा के लिए गायब हो गई। रुस्तम ने उमरा से सलाह मशवरा करके उसी वक़्त ऐलान कर दिया कि आज से पुरान मलका फारस है। वहीं ताजपोशी की मुख्तसर सी रस्म अदा करके पुरान ने उसी वक़्त शाही फरमान जारी कर दिया कि आज से रुस्तम ही वजीर है और रुस्तम ही तमाम फौज का कमांडर इन चीफ है और सुल्तनत के अहम अमूर के फैसले रुस्तम ही किया करेगा। कुरान ने यह भी कहा कि यह फरमान रियाया के हर घर और हर फर्द तक पहुंचा दिया जाए कि फारस के हर फर्द पर रुस्तम की इताअत फ़र्ज कर दी गई है और हर फर्द बशर पर यह फ़र्ज आयद होता है कि सुल्तनत फ़ारस को मुसलमानों से बचाने के लिए अपने माल और अपनी जानें कुर्बान कर दे। जिस वक़्त आज़र में दख्त ने फराजाद और शाहपुर को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया और मदाइन में खाना जंगी के हालात पैदा कर दिए गए थे, उस वक़्त तारीख़ इस्लाम के मशहूर सालार मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ारस के एक बड़े शहर हीरा में थे। जासूसों ने उन्हें फ़ारस के दारुल हुकूमत के ये हालात सुनाए। वो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। सलार मुसन्ना मदीना गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ारस की अंदरूनी तफरकाबाजी की तफसील सुनाकर फ़ारस पर हमले की इजाज़त तलब की। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी दिन थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इराक़ से शाम भेज दिया क्योंकि वहाँ के महाज पर मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमज़ोर हो गई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुसन्ना को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे करके दो। इसके फ़ौरन बाद अबू बकर सिद्दीक़ इंतकाल फरमा गए और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने। जब मुसन्ना बिन हारिसा मदीना से महाज को चले तो उनके साथ 1000 रज़ाकार मुजाहिदीन थे। रास्ते में रज़ाकार उनके साथ मिलते रहे और तादाद 4000 तक पहुँच गई। जब मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महाज पर पहुँचे तो उनके साथ जो मुजाहिदीन थे उनकी तादाद 10,000 थी। कुरान के तख्त नशीन होते ही रुस्तम ने फ़ारस के तमाम उमरा और सारे मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों को
مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو لکھا کہ اپنی جاگیروں کو اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدرو سے بھی لوگوں میں قومی غیرت مندی کو آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں کی شکل میں مدائن میں پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور ہیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے کے ایک مقام کسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف آ رہا ہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیشتر اس کے کہ دشمن ہیرا تک پہنچے اب اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غازق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک خون ریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہ تھا، لیکن اس نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارسیوں میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مروان شاہ کو پکڑ دیا۔ مروان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ میرے عرب دوست، جابان نے مجاہد سے کہا، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ آؤ میں تمہیں 2 جوان جنگی قیدی دوں گا۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا۔ غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ مجاہد نے پوچھا۔ میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا، جابان نے کہا، لیکن وعدہ کرو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے۔ میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، مجاہد نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کر رہا ہے۔ یہ کوئی سپاہی نہیں، ایک مجاہد نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، یہ فارسی فوج کا سپہ سالار ہے۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ٹھہرو، ابو عبید نے کہا، اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے اسے 2 جوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان اس کی جان بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اس سے اپنا افزانہ لو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔